ऑन स्क्रीन पर एक मस्कुलर आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा सख्त और सर पूरी तरह गंजा है। बैकग्राउंड में एक इमोशनल मूवी कमेंट्री म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। सब ध्यान से देखें, ये आदमी श्याओ शुआई है और वो एक लाइफ एंड डेथ डुअल का सामना करने वाला है। स्क्रीन के दूसरी तरफ एक लड़का बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख रहा था। उसने खुशी से हंसते हुए कमेंट सेक्शन स्क्रॉल किया और वीडियो को लाइक कर दिया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिरकार उसका वीडियो वायरल हो गया है, अब उसे एड्स मिलेंगे और वो ढेर सारा पैसा कमाएगा। वो उस वीडियो को बार बार देख रहा था जिसमें उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो फोन में इतना खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो चुकी है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और बैंग, उसकी मेमोरी ब्लैंक हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सफेद खाली जगह में पाया। उसके सामने डेस्क पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स के पीछे एक फीमेल स्टाफ मेंबर बैठी थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं मर चुका हूँ? वो अंडरवर्ल्ड की स्टाफ मेंबर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस चाहती थी कि इस नई आई हुई सोल को कच्चा चबा जाए। तुम्हें तभी मरना था जब मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। इडियट। उस लड़की ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। फिर वो धीरे से बोली, तुम्हारे वीडियोस ने लोगों को काफी एंटरटेन किया है, इसलिए तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स स्टैंडर्ड से ज्यादा हैं। तुम्हें रीइंकार्नेशन और ट्रांसमाइग्रेशन का एक चांस मिलता है। ये सुनते ही अवे का चेहरा खुशी से चमक उठा, बिल्कुल मूवीज की तरह। उसने जोश में टेबल पर हाथ मारा और पूछा, क्या मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ? स्टाफ मेंबर को अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया ताकि वो गुस्से में इस लड़के को मुक्का ना मार दे। उस रैंडम सिलेक्शन बटन को मत दबाना। लेकिन उसके बोलने से पहले ही उस शातिर लड़के ने बिना हिचकिचाए बटन दबा दिया। लॉटरी बोर्ड पर क्लिक क्लैक की आवाज आई और फाइनली वो एक जगह रुक गया। वहां लिखा था, डीमन लॉर्ड ज़्वाई, फोरमोस्ट मास्टर ऑफ द मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड। अवे खुशी से चिल्ला उठा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लड़की इन सोल्स के ऐसे ड्रामे देखने की आदी हो चुकी थी। उसने राइट साइड में एक सफेद दरवाजे की तरफ इशारा किया और सपाट आवाज में कहा, अगर ड्रॉ कर लिया है तो दरवाजे से निकलो। असल में वो अंदर से बहुत बेचैन थी। उसे जल्दी घर भागना था, लेकिन ऐसे टाइम पास करने वाले लोग उसे मिल जाते थे। अगले ही पल वो लड़का तेजी से दरवाजे के पार गायब हो गया। स्टाफ मेंबर अपनी सीट से उठी। घड़ी में शाम के 6 बज रहे थे। उसकी नजर अनजाने में उस लॉटरी बोर्ड पर गई और उसने एक गहरी सांस ली। उसने बोर्ड पर चिपकी हुई स्लिप को खींचा। तब उसे एहसास हुआ कि मामला इतना सिंपल नहीं था। पूरी लाइन दरअसल ये थी, अवे एक मामूली एम्प्लॉय जिसे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड ज़्वाई ने मार दिया था। ये पढ़ने के बाद भी उस लड़की ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस धीरे से बड़बड़ाई, इस ब्रोकन सिस्टम को जल्दी फिक्स करने की जरूरत है। टेक्स्ट इतना लंबा है कि मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाई। शायद ऐसे कांड कई बेचारे सोल्स के साथ हो चुके थे। खैर, ये उनकी किस्मत थी। दूसरी दुनिया में मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, जिससे रात का मंजर और भी खतरनाक लग रहा था। अवे की रीइंकार्नेशन इसी तूफानी बारिश में हुई। वो जिस बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था वो जंगल के बीच में पड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर चुभे और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। वो सोचने लगा कि ये कैसी जगह है, लेकिन अगले ही पल वो जोश में उठकर बैठ गया क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था। वो जिस बॉडी में था उसका नाम ली ज़ीवेई था, जो एक छोटा मोटा एम्प्लॉय था जिसे डीमन लॉर्ड ने मारा था। लेकिन अवे को लगा कि वो खुद डीमन लॉर्ड ज़्वाई बन चुका है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। अवे अभी भी खुश हो रहा था। उसका मुंह हंसी से फूला हुआ था। लेकिन जब उसने अपने कपड़े देखे तो वो हैरान रह गया। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा मास्टर ऐसे फटे हाले कपड़े पहनता होगा। अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। ये क्या है? तभी जंगल से कुछ आवाजें आईं। 3 अजनबी तलवारें लिए उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। ये देखकर अवे की नजर और भी सीरियस हो गई। उन तीनों में से जो लीडर था, जिसकी एक छोटी सी दाढ़ी यानी गोटी थी, वो कुछ परेशान लग रहा था। अजीब बात है, डीमन लॉर्ड ज़्वाई का ऑरा यहीं आसपास है, पर वो देख नहीं रहा। वो गार्ड्स भी चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहे थे। अवे उनसे थोड़ी दूर खड़ा था। उसने जमीन से वो टोकन उठाया और उन तीनों की तरफ देखकर खुद पर इशारा किया, हेलो, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? वो तीनों घबराए हुए थे। उन्होंने जब इस फटे हाले लड़के को देखा तो वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि जो चीज उसके हाथ में है वो डेमोनिक कल्ट का कमांड टोकन है। लीडर ने गंभीर आवाज में कहा, सही कहा, ये वही है। तीनों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाली और अवे की तरफ लपके चिल्लाते हुए, डीमन लॉर्ड ज़्वाई, तुमने हमसे बचने के लिए डिस्गाइज भेष भी बदल लिया। तुम्हारी खून की प्यास और जुल्म सब जानते हैं। तुमने कल्टीवेशन टेक्निक के लिए कितने मासूम लोगों को मारा है। हमें खबर मिली है कि तुम वैंगू पवेलियन के पॉइजन से इन्फेक्टेड हो और तुम्हारी पावर कम हो गई है। आज हम तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। ये सुनकर अवे थोड़ा चौंक गया। अच्छा,
तो मैं पॉइजन से इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए मैंने आम इंसान का भेष बनाया है। उसे लगा सब कुछ सेंस बना रहा है, लेकिन जल्दी ही 3 तेज तलवारें उसकी तरफ आईं। लीडर ने गुस्से में कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारा सर काट कर ले जाएंगे। इन धमकियों को सुनकर अवे के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बस तुम 3, उसने अपना मुंह छुपाकर हंसना शुरू कर दिया। तुम्हें किसने ये गलतफहमी दी कि तुम तीनों मिलकर मुझे हरा सकते हो? हा 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 हा। आसमान काला पड़ गया था और बिजली कड़क रही थी। लीडर को लगा कि शायद उस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी पावर यूज करनी होगी। आसमान की बिजली का फायदा उठाते हुए तीनों ने अपनी तलवारें मिलाईं और गोल्डन स्वॉर्ड अरे बनाया। एक बड़ी सी बिजली उन तीनों पर गिरी और एक तेज गोल्डन रोशनी फैल गई। बिजली की तारें आपस में टकराईं और एक ह्यूज इलेक्ट्रिक करंट बन गया। हालांकि अवे को कोई कल्टीवेशन नहीं आती थी, लेकिन उसका नार्सिसिज्म, खुद से प्यार पिछले जन्म से इस जन्म तक साथ आया था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और सोचा, मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। और पता नहीं ये अवे की किस्मत थी या उन पुराने जमाने के लोगों की बेवकूफी, वो बिजली का करंट सीधा उन तीनों की तरफ गया जो अरे बना रहे थे। धड़ाम! एक तेज धमाका हुआ। उसके बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। अवे ने घूमकर डरते डरते एक आंख खोलकर देखा और वो सुन रह गया। वहाँ जमीन पर 3 कंकाल पड़े थे जो राख बन चुके थे। क्या ये तीनों मास्टर्स बस मेरे सोचने भर से मर गए? उसके मुंह से निकल गया। क्या ये फोरमोस्ट मास्टर की पावर है? उसने अपने हाथों को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये नई आइडेंटिटी इतनी कूल होगी। सुबह हो गई। अवे ने पूरी रात पहाड़ी रास्ते पर भटकते हुए बिताई। वो वुयू टाउन नाम के एक शहर में पहुंचा। एक मॉडर्न इंसान के लिए ये नजारा काफी शॉकिंग था। यहाँ तो काफी भीड़ भाड़ है। क्या ये असली मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड है? अचानक 2 चोटियों वाली एक छोटी लड़की ने अवे की तरफ उंगली की और अपनी माँ से बोली, मम्मी देखो, क्या वो डीमन लॉर्ड ज़्वाई है? अवे की कमर सीधी हो गई। उसे लगा नहीं था कि एक बच्चे की आवाज से वो इतना डर जाएगा। आसपास के लोग भी हैरानी से चिल्लाने लगे, क्या ये वही मास्टर है? हाँ, ये वही है। अवे को लगा वो पकड़ा गया। वो गुस्से में दांत पीसने लगा। मैंने तो डिस्गाइज किया था ना, क्या मैं पकड़ा गया? अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, उसकी नजर वहां गई जहां सब लोग इशारा कर रहे थे। दीवार पर एक नोटिस लगा था, वांटेड पोस्टर। जो कोई भी डीमन लॉर्ड ज़्वाई को पकड़ेगा या खबर देगा, आयरन क्लैड सेक्ट को इन्फॉर्म करे। ये इंसान बेहद खतरनाक है। अवे ने नोटिस देखा और राहत की सांस ली। शुक्र है मैंने पहले ही भेष बदल रखा है। लेकिन तभी भीड़ में से एक बच्चे ने उसका नाम पुकारा। अवे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना नाम सुनकर, वो भी इतने अपनेपन से, अवे का दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। वो चुपचाप उस बच्चे के पीछे चल दिया और फर्स्ट इन नाम की जगह पर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो आसपास देखने लगा। वो छोटा बच्चा आगे चलते हुए बड़बड़ाया, आपकी किस्मत कितनी खराब है। ना सिर्फ आप पहाड़ से गिरे, बल्कि अपनी मेमोरी भी खो दी। अवे भैया, आप 2 दिन से गायब थे। सब कह रहे थे कि आप अपने गांव वापस चले गए हैं। अवेयस छोटे बच्चे के पीछे पीछे चलता हुआ सबसे आखिरी वाले कमरे तक गया। बच्चे ने कमरे की तरफ इशारा किया और बोला, ये आपका कमरा है, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। किचन में वो कुक आपका वेट कर रहा है और वो गुस्से में है। अवे ने अपने उस छोटे से सिंपल कमरे को खाली नजरों से देखा। वहाँ सामान ना के बराबर था। वो कोने में रखी एक छोटी टेबल के पास गया जिस पर कुछ किताबें पड़ी थीं। क्या ये मेरा कमरा है? अवे ने सोचा, लगता है ये मेरी फेक आइडेंटिटी है। वह 36 स्ट्रैटेजीज में से समुंदर पार करने के लिए झूठ बोलना वाली ट्रिक सच में कमाल है। अवे ने नाक सिकोड़ी और अपने हाथ में पकड़े टोकन को देखा। उसे जल्दी ही इस नई पहचान के साथ कंफर्टेबल होना था। कपड़े बदलने के बाद वो किचन की तरफ चल दिया। सबसे पहला काम जो उसे करना था, वो था एक मुर्गी को पकड़ना और छुरी से उसे काटना। उसके हाथ में मुर्गी लगातार फड़फड़ा रही थी। अवे का चेहरा अकड़ गया। सामने खड़ा वो डरावना, चेहरे पर चोट के निशान वाला कुक उसे घूर रहा था। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा था और अवे की हालत देखकर वो गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अवे के चेहरे पर उंगली उठाई और भारी आवाज में बोला, क्या हुआ? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझसे एक मुर्गी भी नहीं मारी जा रही। अवे की आंखों में एक चमक आई। मुर्गी मारना? अच्छा, तो ये बात है। क्या मैं ये काम इसलिए करता था ताकि मेरी अंदर की ब्लड लस्ट, खून की प्यास छुपी रहे? कुक ने देखा कि वो अभी भी मुर्गी को बस घूर रहा है, तो उसने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, जल्दी हाथ चला, ध्यान से, वरना मैं बॉस को बोलकर तेरी इस महीने की सारी सैलरी कटवा दूंगा। कैसी मनहूसियत है, सुबह काम चोरी की और अब ढंग से काम भी नहीं कर रहा। तुझे मुर्गी मारने के अलावा आता ही क्या है? ढंग से पर फेदर्स भी नहीं निकाल पाता तू। सारा दिन बस अपनी वो टूट फूटी कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करता रहता है। अगर तू वो सीख सकता तो एक गधा भी किंगोंग सीख लेता। वो आदमी इतना कुछ बोल गया, लेकिन अवे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इससे कुक और चिढ़ गया।
उसने अवे की तरफ उंगली की और दहाड़ा, ओए तुझसे बात कर रहा हूं मैं, बहरा है क्या? जब अवे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो डर कर 2 कदम पीछे हट गया। खाच! अवे ने अचानक छुरी चलाई और मुर्गी का सर एक ही झटके में आधा कट गया। ताजा खून हर तरफ फैल गया, यहाँ तक कि अवे के मासूम दिखने वाले चेहरे पर भी छींटे आ गए। गंजा कुक खौफ में देख रहा था। उस लड़के का जो चेहरा पहले शरीफ लगता था, अब अचानक अनजान और खतरनाक लगने लगा था। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट, जो अब मुर्गी के खून से सनी हुई थी, उसे और भी ज्यादा सिनिस्टर बना रही थी। अवे ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर पूछा, कोई और ऑर्डर है क्या? ये सब गलतफहमी कुछ घंटे पहले शुरू हुई थी, जब मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक खूनी मंजर देखने को मिला था। कई निर्दोष सोल्जर्स और मास्टर्स मारे गए थे। उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन डीमन लॉर्ड की बेरहमी के आगे वो बेबस थे। रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं, आज हमें डीमन लॉर्ड ज़वी को रोकना ही होगा। लेकिन वो शैतान तो घमंडी था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उसने तुरंत अपना डेमोनिक कल्ट कमांड बाहर फेंका, जिससे वहां खड़े सभी मास्टर्स के दिलों में खौफ बैठ गया। नहीं, उसने कमांड टोकन यूज किया है। वो डीमन क्लैन को ऑर्डर देने वाला है, रोको उसे जल्दी। लेकिन एक तेज धमाका हुआ। डीमन लॉर्ड ज़वी ने अपनी पावर रिलीज की, जैसे वो सब कुछ राख कर देगा। वो एक ऊंची टावर पर खड़ा होकर एक ऐसी हंसी हंसा जो इंसानी नहीं लग रही थी। मुझे रोकना चाहते हो तुम लोग? उसी वक्त इस दुनिया का असली ली ज़वे पहाड़ पर कब्रें साफ कर रहा था। वो एक छोटी सी कब्र के सामने उदास खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी। बेचारा डूबेन, इसकी हड्डियां तक जंगली जानवर खा गए। कब्र के पत्थर पर कुछ धुंधले निशान थे। उसने धीरे से कहा, वादा करो अगले जन्म में मुर्गी मत बनना। फिर उसने आहें भरी और जल्दी से खड़ा हो गया। थोड़ी और हवा खाकर मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि आसमान में एक लाल निशान किसी ऑटो नेविगेटिंग जीपीएस की तरह सीधा उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो रेड लाइट तेजी से आई, वो सीधा ली ज़वे से टकराई और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। बदकिस्मती से उसके पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। हवा में गिरते हुए वो खून की उल्टी कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। आज हवा को इतना तेज होने की क्या जरूरत थी? उसने गिरते हुए सोचा, और बस इस दुनिया का असली ओनर ऐसे ही मर गया। उसने अपनी जान देकर डीमन लॉर्ड को अपना मैसेज डिमोनिक कल्ट तक पहुंचाने से रोक दिया था। अवे मुस्कुराया। उसने इस खतरनाक दिखने वाले कुक को कभी सीरियस लिया ही नहीं था। कुक ने उसकी मुस्कुराहट देखी और उसका मुंह गुस्से में फड़फड़ाने लगा। वो गाली देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कहा तू, उसका गला जैसे जाम हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के को क्या हो गया है। ये तो पिछले कुछ दिनों से डर डर के रहता था। मैं मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में इतने सालों से हूँ बच्चू, तू मेरे सामने एटीट्यूड दिखाएगा? जानता नहीं मैं कौन हूँ? अवे बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कोई और रिएक्शन नहीं दिया। उसने धीरे से एक टॉवल उठाया और अपने चेहरे पर लगे सूखे खून के दाग साफ किए। कुक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अवे के चेहरे पर उंगली की और दहाड़ा, तू यहाँ मेरे सामने हीरो बन रहा है? यकीन कर, मैं तेरा भरता बना दूंगा। उस आदमी के हाथ पैर हिलाने का तरीका देखकर अवे के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, वैसे भी ये जगह नई है, मुझे कुछ सब ऑर्डिनेट्स भर्ती करने चाहिए। और ये कुक हालांकि दिमाग से थोड़ा पैदल है, पर इसकी बॉडी ठीक ठाक है, एक गुंडा बनने के लिए चल जाएगा। अवे ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। वो अभी भी बिल्कुल स्थिर, मोशनलेस था। कुक की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इससे कुक पूरी तरह पागल हो गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा, वहां पड़ी एक बड़ी मछली उठाई और बिना सोचे समझे अवे के चेहरे की तरफ घुमा दी। साले घूर क्या रहा है? स्विश! अवे ने हल्का सा पीछे झुककर वो अटैक डॉज कर लिया। इस फुर्ती को देखकर कुक सुन रह गया। उसने देखा कि अवे ने बिना किसी इमोशन के वही छुरी उठाई जिससे उसने अभी मुर्गी काटी थी। छुरी पर अभी भी खून लगा था। कुक का दिमाग ब्लैंक हो गया। अवे धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके आसपास मौत का एक अजीब सा ऑरा फैल गया। उसकी आवाज जो पहले दबी दबी थी, अब अचानक भारी और गूंजने वाली हो गई थी। तेरी औकात है? इस भयंकर प्रेशर से कुक कांपने लगा। वो अवे से दूर हटने लगा। उसने डर के मारे थूक निगला और हकलाया, तो तुम चाहते क्या हो? अवे कुछ नहीं बोला। वो बस सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ा और थड़ उसने एक तेज लात मारी। कुक लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा और उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। इससे पहले कि वो संभल पाता, अवे उसके सामने बैठा हुआ था। उसने खून से सनी छुरी कुक के चेहरे के पास रखी। उसकी आंखें किसी ग्रिम रीपर जैसी थीं। कुक को लगा जैसे कोई भूत उसके सामने बैठा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अवे ने अपना चेहरा कुक के पास किया, एक स्पाइन चिलिंग मुस्कुराहट दी और पूछा, तुझे पता है मुझे खाने में क्या पसंद है? इस मुस्कुराहट ने कुक की जान निकाल दी। उसकी आंखों और नाक से पानी बहने लगा। उसके दिमाग में खौफनाक इमेजेस आने लगी। एक तेज जापानीज छुरी जो मांस को पतले टुकड़ों में काट रही है, फिर मसालों में लपेटकर हल्की आंच पर पका रही है। एक 5 स्टार शेफ उसे प्लेट में सजा रहा है। इन मॉडर्न ख्यालों को याद करके अवे का इंटरेस्ट और बढ़ गया।
उसने छुरी कुक के गाल पर रखी, उसके माथे का पसीना देखा और उसे और तंग करने का सोचा। वैसे यहाँ का कच्चा माल यानी इंग्रेडिएंट्स सुअर का मांस है। ये सुनते ही कुक का दिल बैठ गया। अवे की उस शैतानी मुस्कुराहट ने उसे तोड़ दिया। वो जोर जोर से रोने लगा, साइड में हटकर लगातार माफी मांगने लगा। माफ कर दो, माफ कर दो। उसके चीखने से अवे के कान दुखने लगे। वो खड़ा हुआ और अपने हाथ झाड़े। ये आदमी आगे कितना उछल रहा था और अब देखो डरपोक कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। अवे ने सोचा, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। अगर मैं ऐसे सबऑर्डिनेट को बाहर ले गया तो हमारी डिमोनिक कल्ट की नाक कट जाएगी। अवे ने छुरी अपने कंधे पर रखी और कुक को रोते हुए देखा। जमीन पर आंसुओं का ढेर लग गया था। अवे ने टच किया। उसे ये सब काफी बोरिंग लग रहा था। कुक अभी भी घुटनों पर बैठा रो रहा था, बड़बड़ा रहा था। मेरा मांस टेस्टी नहीं है, मैं पूरा मसल हूँ, खाने में अच्छा नहीं लगूंगा। किचन में हुए इस हंगामे ने बाकी वेटर्स का ध्यान खींच लिया था। वो छुप छुप कर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही अवे की नजर उन पर पड़ी, सबके चेहरे पीले पड़ गए, सब जम गए। उनकी हालत देखकर अवे ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, कोई मदद चाहिए क्या? भीड़ तुरंत होश में आई और तितर बितर हो गई। कुछ लोग सर हिलाकर ना कहने लगे, कुछ घबराहट में हंसने लगे और टेबल साफ करने लगे। बाकी झाड़ू उठाकर सफाई का नाटक करने लगे। अवे ने इन निकम्मे वेटर्स को देखा और चिढ़ गया। क्या यहाँ सारे ही डिफेक्टिव पीस भरे पड़े हैं? एक भी ढंग का आदमी नहीं है। अभी वो सोच ही रहा था कि किसी ने उसे खींचा। उसने नीचे देखा तो वही छोटा बच्चा खड़ा था। उसका छोटा सा हाथ अवे की शर्ट पकड़े हुए था, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। बच्चे की गोल गोल आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने किसी अदरवर्ल्डली मास्टर को देख लिया हो, जिसका वो हमेशा से फैन था। रात हो गई थी। इस पुरानी दुनिया का आसमान अवे की पिछली दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ चांद चमक रहा था, हवा साफ थी और अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। बैक माउंटेन में एक सिंपल सी झोपड़ी में रोशनी जल रही थी। अंदर सूखी घास के ढेर के अलावा किताबों के ढेर भी लगे थे। अवे उस टूटी फूटी खटिया पर गिर गया और एक लंबी सांस ली। उफ, फाइनली शिफ्टिंग खत्म हुई। उसने जमाई ली और शिकायत की, ये काम तो मेरी जान ले लेगा। मुझे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है और ये भी पता लगाना है कि डेमोनिक कल्ट का अभी क्या हाल है। उसने अपने हाथ सर के पीछे रख लिए। वो छत को घूर रहा था। दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। हालांकि आज काफी मेहनत हुई थी, लेकिन एक मास्टर की लाइफ कभी सिंपल थोड़ी होती है। और आज उसे एक काफी बढ़िया चीज मिली थी। उसे उस छोटे बच्चे की चमकती हुई आंखें याद आईं। वो खुशी से मुस्कुराया। मार्शल आर्ट सीखने के लिए शुरुआत बच्चों से ही करनी चाहिए। अवे ने अपनी थोड़ी खुजलाई। उसे लगा उसका आइडिया एकदम सही है। अगर मैं इन छोटे बच्चों को ट्रेन करूं तो आगे चलकर ये मेरे काम आ सकते हैं। लेकिन तभी उसके खाली पेट ने गुड़गुड़ करके उसकी गहरी सोचों को तोड़ दिया। उसे इतनी भूख लगी थी कि लगा अब बेल्ट कसनी पड़ेगी। चलो पहले कुछ लेट नाइट स्नैक खा लिया जाए, फिर उस बच्चे से बात करूंगा। अवे ने अंगड़ाई ली। उसकी जवान बॉडी से कर कर की आवाजें आईं, जैसे वो पत्थर का बनने वाला हो। सीन शिफ्ट होता है। पास के ही बैम्बू फॉरेस्ट में एक छोटी सी झोपड़ी से दर्द भरी कराहने की आवाजें आ रही थीं। वही छोटा लड़का जो पहले दिखा था, उसे किसी ने बुरी तरह किक मारा था। उसका छोटा सा शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और वो काफी तकलीफ में लग रहा था। उस एक किक की वजह से उस बच्चे को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी सारी बोन्स टूट गई हों। उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थीं। तभी एक लंबा सा फिगर धीरे धीरे उसके पास आया और शक भरी आवाज में बोला, क्या तेरी मेमोरी चली गई है? वो आदमी लंबा और पतला था और उसके सर पर येलो हेयर थे। वो उस छोटे लड़के को घूरते हुए इम्पेशेंटली बोला, मुझे लगता है गिरने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। इसका नाम चियान वुनजुन था और ये इनमें वेटर था। वो बच्चा उसके गुस्से से कांप रहा था और एक और किक पड़ने के बाद उसका छोटा सा शरीर और भी जोर से कांपने लगा। चियान वुनजुन झुका और धमकी देते हुए बोला, तू उस लड़के के काफी क्लोज है ना? वो ऑर्फिन, वो गुड फॉर नथिंग। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमती है। अगर तूने उस कुक को फिर से प्रोवोक करने की हिम्मत की तो याद रखना, वो मैनेजर जियाओ का स्वॉन ब्रदर है। जब मैनेजर वापस आएगा तब देखेंगे तेरा क्या होता है। फिर उसने अपनी सिंगल लिडेड आईज को थोड़ा नैरो किया और उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सिनिस्टर और कनिंग हो गया। उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था ताकि जब मैनेजर वापस आए तो सारा क्रेडिट उसे मिले। वो जोर से हंसा, मैं सच में एक जीनियस हूँ। उसका वो कनिंग फेस और फैली हुई स्माइल उस बच्चे को और भी डरा रही थी।
चियान वुनजुन ने बच्चे की तरफ उंगली दिखाते हुए ऑर्डर दिया, तो किसी तरह उस गुड फॉर नथिंग को यहाँ बुला। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे पर एक लाउड बैंग हुआ। कोई दरवाजे को लात मारकर अंदर आया था। चियान वुनजुन घबराकर पीछे मुड़ा। धूल और डेब्री के बीच से एक फिगर धीरे धीरे विजिबल हुआ। उसका वो एरोगेंस भरा चेहरा एकदम से फ्रीज हो गया जब उसने देखा कि वो अवे था। अवे अभी भी वही पुराने टैटर्ड ब्लू कपड़े पहने हुए था। उसके मुंह में एक बड़ा सा स्टीम्ड बन दबा हुआ था और उसने बड़े आराम से एक ही पैर से दरवाजा तोड़ दिया था। वो वहां खड़ा होकर चियान वुनजुन को स्वैगर के साथ देख रहा था। अपने बन का एक बाइट लेते हुए वो बड़े ही इंडिफरेंट टोन में बोला, तूने बहुत बोल लिया और मैंने सुन लिया। अवे की इस डोमिनेटिंग एंट्रेंस ने उस छोटे लड़के के चेहरे पर उम्मीद जगा दी। वो अवे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई लाइफलाइन मिल गई हो। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट वैसा अलूफ और सीरियस नहीं था जैसा लग रहा था। वो जोर जोर से अपना स्टीम्ड बन चबा रहा था और खाते हुए चियान वुनजुन से बोला, अब प्रोटैगनिस्ट की एंट्री का टाइम हो गया है ना। चियान वुनजुन ने अवे को बिना बुलाए वहां देखा। हालांकि अवे की एंट्री ने उसे एक मोमेंट के लिए पॉज कर दिया था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक कंटेम्प्ट भरी स्माइल आ गई। तू तो खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गया। वो मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा ये एक परफेक्ट मौका है अवे को सबक सिखाने का और मैनेजर जियाओ की नजरों में नंबर बढ़ाने का। उसने अपनी हंसी दबाई और कोने में दुबके हुए उस बच्चे को देखा। गुड अपॉर्चुनिटी, उसने सोचा। मैं इस बच्चे को अपना डिसाइपल बना लूंगा। जब ये अपने मास्टर की पावर देखेगा तो ये और भी इम्प्रेस हो जाएगा। एक बार मैं इस अवे को खत्म कर दूं, फिर ये बच्चा मुझे ही एडमायर करेगा। दोनों ही तरफ से इरादे पक्के थे। चियान वुनजुन ने अपने येलो हेयर को सेट किया और एक धमकी भरे टोन में बोला, मैं तुझे एडवाइस देता हूं कि सुधर जा। अगर तू अभी नील डाउन करके अपनी गलती मान ले तो शायद मैं तुझे जाने दूं। वो एक डिसीजन मेकर की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन अवे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अवे बस मुस्कुरा रहा था। वो उस बच्चे के पास गया, उसके सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोला, तू थोड़ा पीछे हट जा और ओबीडियंटली अपने बिग ब्रदर का वेट कर। अवे की वो स्माइल और बच्चे का ओबीडियंट रिप्लाई देखकर चियान वुनजुन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने दांत पीसते हुए सोचा, अमनीशिया होने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लुक डाउन करने की। अवे घूमकर उसकी तरफ मुड़ा। उसका एक्सप्रेशन अब शांत था। मैं तुझे वॉर्न कर रहा हूँ, मेरे सामने एटीट्यूड मत दिखा। गुस्से में पागल चियान वुनजुन ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसका लंबा और पतला शरीर हवा में लहराया और उसने अपना फिस्ट अवे के चेहरे की तरफ एम किया, जैसे वो एक ही पंच में उसका मुंह तोड़ देना चाहता हो। वो चिल्लाया, एक गुड फॉर नथिंग हमेशा गुड फॉर नथिंग ही रहेगा। अवे ने उस तेजी से आते हुए फिस्ट को देखा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि हल्की सी एंजॉयमेंट थी। जैसे ही पंच उसके पास पहुंचने वाला था, उसने बड़े ही सटली साइड में डॉज किया। अवे के डॉज करते ही चियान वुनजुन का बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो अपना हाथ पीछे खींच पाता, अवे के स्ट्रॉन्ग हाथ ने उसे पकड़ लिया। एक पावरफुल फोर्स के साथ अवे ने उसे हवा में उठाया और पूरी ताकत से नीचे पटक दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने चियान वुनजुन को किसी फटे हुए सैक की तरह इधर उधर कई बार पटका। इस पूरे प्रोसेस में चियान वुनजुन का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या रियलिटी, जब तक कि ये असॉल्ट रुक नहीं गया। अवे के चेहरे पर एक फ्लावर जैसी स्माइल खिल गई। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक लंबी सांस ली। उफ, मजा आ गया। मैंने इतने फाइट वीडियोस एडिट किए हैं, मैं ये मूव कब से ट्राई करना चाहता था। वो अपने हाथों को देखकर खुद से ही बड़बड़ाया। हालांकि अभी मैं वो कूल कल्टीवेशन टेक्निक्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर की इंटरनल एनर्जी ही काफी है। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स अनमैच्ड हैं। चियान वुनजुन उसके पीछे जमीन पर गिरा हुआ था, शॉक से अभी तक रिकवर नहीं कर पाया था। वो अवे की पीठ को घूर रहा था, जो खुद से ही बातें कर रहा था और बीच बीच में हंस रहा था। चियान का दिमाग और भी उलझ गया। अवे अपनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग में खोया हुआ था। उसे अपनी बॉडी में ब्लड और ची का फ्लो फील हो रहा था, लेकिन वो अभी इस नई बॉडी से पूरी तरह अडैप्ट नहीं हुआ था। अरे, ये तो गड़बड़ है। अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से किसी को मार दिया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और वो सच में ट्रबलसम होगा। अवे के मुंह से निकला हर शब्द चियान वुनजुन के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अचानक वो शांत हो गया, जैसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। मैं समझ गया, उसने सोचा। मैंने ऐसे प्लॉट स्क्रिप्ट्स में पढ़े हैं। ये बंदा डेफिनेटली कोई आम इंसान नहीं है। इसकी आइडेंटिटी जरूर मिस्टीरियस है। अवे ने मुड़कर देखा कि चियान वुनजुन अभी बेहोश नहीं हुआ था और उसे ही घूर रहा था।
अवे को थोड़ी हैरानी हुई, क्या ये बंदा मेरे अटैक से डायरेक्टली नॉकआउट नहीं हुआ? अवे को ये रियलाइज नहीं था कि उसकी खुद की कॉम्बैट पावर 0 थी। वो तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे सामने एक इडियट मिल गया जिसकी कॉम्बैट पावर नेगेटिव थी। चियान वुनजुन पहली बार किसी को मारने गया था, लेकिन किस्मत से वो खुद ही पिट गया। उसे सच में लगा कि अवे ने जो मूव्स यूज किए वो किसी एक्सपर्ट लेवल के थे। अवे को अपनी तरफ आता देख चियान वुनजुन डर से कांपने लगा और अपनी टूटी फूटी बॉडी को घसीटते हुए पीछे हटने लगा। उसने डरते हुए पूछा कि अवे आखिर कौन है? अवे की नजरें ठंडी थी। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ा। उसने चियन वुजुन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और कुछ मीटर्स दूर धकेल दिया। चियन वुजुन दर्द से चीख रहा था, लेकिन क्योंकि अवे ने उसकी गर्दन को टाइटली पकड़ रखा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अवे थोड़ा आगे झुका और सस्पेंस भरी आवाज में पूछा, तूने अभी क्या कहा? तुझे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? चियन वुजुन का तो गला घुटने की वजह से बुरा हाल था। उसका सर किसी पिग की तरह फूलने लगा था। वो मुश्किल से अपनी नाक से थोड़ी हवा खींच पा रहा था। उसका चेहरा किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया था और आंखों और नाक से पानी बह रहा था। वो अवई को एक रिजेंटफुल लुक के साथ देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, अबे पागल आदमी, जब तुमने मेरा गला दबा रखा है तो मैं बोलूंगा कैसे? लेकिन अवय अपनी ही दुनिया और ड्रामा में खोया हुआ था। उसने अपनी थोड़ी खुजलाते हुए सोचा, हालांकि ये लड़का थोड़ा वीक है, लेकिन इसने एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी पता लगा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मेरी इंटरनल एनर्जी वाले अटैक को भी झेल लिया। अवई की पकड़ ढीली हुई और उसने चियन वुजुन को ऐसे छोड़ा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान लकड़ी के सहारे को छोड़ता है। चियन वुजुन पागलों की तरह हवा खींचने लगा। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। उसने जोर जोर से खांसा और अवय को डिसबिलीफ के साथ देखा। इस लूनेटिक ने सच में उसे मार ही दिया होता। अवय का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। उसके हर शब्द में गहरे राज छुपे थे। क्योंकि तूने अब पता लगा ही लिया है तो अब मैं छुपा नहीं सकता। उसका हाथ थोड़ा हिला और जैसे ही चियन वुजुन भागने के लिए मुड़ा, अवय ने उसे एक जोर का धक्का मारा जो सीधा उसकी पीठ पर लगा। चियन वुजुन को अचानक अटैक फील हुआ। उसने मुंह भर के फ्रेश ब्लड थूपा और जमीन पर गिर गया। जब वो बेहोशी की हालत में जाने वाला था, उसे धुंधला सा दिखाई दिया कि अवय उसके पास आया, अपने आर्म्स क्रॉस किए और मुस्कुराते हुए बोला, जो मूव मैंने अभी तुझ पर यूज किया उसे बोन मेल्टिंग पाम कहते हैं। अगर कोई इस मूव से हिट होता है तो 7 दिन के अंदर उसकी सारी बोन्स पिघलकर स्लज बन जाती हैं और वो मर जाता है। ये सुनते ही चियन वुजुन जो बेहोश होने वाला था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हड्डियां पिघलकर स्लज बन जाएंगी। ये सुनकर उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। अवई लगातार बोले जा रहा था। पता नहीं क्यों ये अजीब बातें उसे इतना एक्साइट कर रही थीं। लेकिन नौजवान, क्या तुम ऐसे ही मरना चाहते हो? एक ग्रेट पर्सन ने कहा था, मौत के बाद ही असली एनलाइटनमेंट मिलती है, जिससे एक नई शुरुआत और लाइट मिलती है। वो चियन वुजुन के सामने किसी सेवियर की तरह खड़ा था और जोर से बोला, मैं तुम्हें एक और चॉइस दे सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अब तक दिन काफी चढ़ चुका था। एक घने जंगल में एक फायरी रेड फिगर बड़े ग्रेसफुली ब्रांचेस के बीच से गुजर रहा था। लाल कपड़ों में उस लड़की ने एक हल्की सांस छोड़ी और अपनी मसल्स को स्ट्रेच किया। फिर उसने कंप्लेन करते हुए कहा, यार ये कितना बोरिंग है। ये आयरन क्लैड सेक्ट की कांस्टेबल शियाई थी। शियाई का चेहरा बहुत खूबसूरत था और उसकी यूथफुल बॉडी उस रेड कांस्टेबल यूनिफॉर्म में और भी क्यूट लग रही थी। शियाई लगातार अपने फादर को कोस रही थी कि वो हमेशा उसे ऐसे बोरिंग टास्क्स देते हैं। वो बस यही कहते रहते हैं कि आजकल माहौल शांत नहीं है, इसलिए इधर उधर मत घूमा करो। लेकिन क्या ये बस कुछ डेमोनिक कल्ट के बचे कुचे लोग नहीं हैं जो यहाँ छुप गए हैं? उन्हें क्या लगता है मैं मुसीबत खड़ी करूंगी? हाँ, एक बार मैं इन डेमोनिक कल्ट के लोगों को पकड़ लूं, फिर देखती हूँ वो मुझे कैसे मना करते हैं। शियाई ने अपना मुंह छुपाया और धीरे से हंसी। उसका दिमाग ऑलरेडी स्कीम्स बना रहा था। उसने वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाला जो वो कैरी कर रही थी, ये देखने के लिए कि ये कल्प्रिट कितना पावरफुल है जिससे सब इतना डर रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखकर शियाई हैरान रह गई। उसमें ना तो किसी डीमन का जिक्र था और ना ही कोई डिटेल्स, बस एक सुंदर औरत का प्रोवोकेटिव पोर्ट्रेट बना हुआ था। उसे दिन दहाड़े झिंगुर क्रिकेट्स की आवाजें सुनाई देने लगी और उसका मन किया कि इस अब्सर्ड डॉक्यूमेंट को अभी फाड़ दे। हे भगवान, इस औरत की फोटो इतनी अजीब क्यों है? उसने खुद से कंप्लेन की कि जिसने भी ये डॉक्यूमेंट भेजा है, शायद डेमोनिक कल्ट ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी नजर थोड़ी दूर किसी चीज पर रुकी।
नीचे एक बड़ा आदमी और एक बच्चा कुछ बातें कर रहे थे। अवय उस छोटे लड़के को झोपड़ी से बाहर लेकर आया था और अब एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। वो छोटा लड़का उसे पूरी एडमिरेशन के साथ देख रहा था और बार बार पूछ रहा था, ब्रदर अवय, जो आपने कहा क्या वो सब सच है? अगर मैं कुंफू सीख लूं तो क्या कोई मुझे बुली नहीं करेगा? अवय ने कहीं से बहुत सारे स्टीम्ड बन्स निकाल लिए थे। उसने आराम से आंखें बंद की और बन चबाते हुए जवाब किया, बिल्कुल, तूने देखा नहीं मैंने उन बदमाशों का क्या हाल किया। सिर्फ बुली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें एडमायर करेगी। लेकिन फिर उसने ऐड किया, मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं बताना नहीं चाहता। वो एडमिरेशन थोड़ा पीछा करने जैसा होता है। वो छोटा लड़का काफी क्लेवर था। वो तुरंत नीचे झुका और काउटाव करने लगा। उसकी बहन ने उसे बताया था कि अगर किसी को मास्टर मानना हो तो काउटाव करना पड़ता है। अवय के बगल में लगातार सर पटकने की आवाजें आ रही थी, जिससे वो स्पीचलेस हो गया। माथे पर एक बड़ा सा बम्प लिए उस बच्चे ने अवय को देखा और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे बहुत पावरफुल बनना है, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए मास्टर। चैप्टर 4। इस वक्त सीन शिफ्ट होता है। चियन वुजुन फाइनली वापस अपने घर लौट आया था, वो भी अवय से बुरी तरह पिटने के बाद। वही इंसान जिसे वो हमेशा नीचे देखता था। इस चियन की फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। जैसा वो दिखता था, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वो एंटर हुआ, कई सर्वेंट्स वहां इंतजार कर रहे थे। उसकी सबसे खास मेड जो व्हाइट ड्रेस में थी आगे आई और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसे एक सील्ड लेटर दिया। यंग मास्टर, आज आप काफी लेट हो गए। कैपिटल से आपके लिए एक लेटर आया है। लेकिन चियन वुजुन का मूड फिलहाल इन सब चीजों के लिए नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसका टोन नाखुश था और एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। कैपिटल को मुझसे अब क्या चाहिए? मेरे पास अभी उन लोगों के लिए टाइम नहीं है। उसके पीछे चल रही वो ब्यूटीफुल मेड अपने यंग मास्टर के इरादे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आज वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। लाइए, मैं आपकी चेंज करने में हेल्प कर देती हूँ यंग मास्टर। आपकी वेस्ट इंजरी पर अभी भी मेडिसिन लगानी है, उसने बड़े प्यार से कहा। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। उसने वो कोट पकड़ा जो चियन ने ऐसे ही फेंक दिया था, लेकिन वो हैरान रह गई जब उसने कोट पर एक साफ हाथ का निशान, हैंड प्रिंट देखा, जैसे किसी ने बहुत जोर से स्ट्राइक किया हो। वो पर्सनल मेट सदमे में थी और रोने लगी। आखिर किसकी हिम्मत हुई यंग मास्टर को मारने की? कितनी ताकत किस में हो सकती है? ऐसा निशान छोड़ना, जबकि मच्छर भी यंग मास्टर को काटने की हिम्मत नहीं करते, ये तो हद है। चियन वुजुन ने अंदर से उसकी सिसकियां सुनी और फाइनली उसे टोका। अब से मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा। वो गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीजें इतनी मैजिकली कैसे बदल गईं। ये वेस्ट इंजरी उसे सालों से परेशान कर रही थी और कैपिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अवय के एक धक्के और उस पाम स्ट्राइक से ये ठीक हो जाएगा। उसने माथे पर शिकन लाई। उसका एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया। सच तो ये था कि उसके स्टेटस की वजह से कोई उसे ट्रीट करने की हिम्मत ही नहीं करता था। अवय की वो शांत और स्नीयरिंग स्माइल याद करके वो अब श्योर था, वो बंदा डेफिनेटली ये सब जानबूझ कर रहा था। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो उस बच्चे की बात मान ले या फिर 7 दिनों के अंदर उसका शरीर पिघलकर किसी स्लज की तरह खत्म हो जाए, बिल्कुल वैसा ही जैसा अवे ने धमकी दी थी। उसने अपने कपड़े उठाए, खड़ा हुआ और मेड को इन्फॉर्म करने के बाद वहां से निकल गया, बस ये बोलकर कि वो उस लड़के से बात करने जा रहा है। उस रात जंगल में सन्नाटा था, लेकिन आवे और वो छोटा बच्चा अभी भी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। आवे के इंस्ट्रक्शंस दिमाग को कंसंट्रेट करने से लेकर ची को गैदर करने तक इतने प्रोफेशनल साउंड कर रहे थे कि मानो वो किसी बड़े मार्शल आर्ट्स स्कूल का सेक्ट लीडर हो जिसने सैकड़ों डिसाइपल्स को ट्रेन किया हो। और वो नन्हा सा बच्चा, वो तो बस बड़ी मासूमियत से अपने मास्टर को फॉलो कर रहा था। शायद उस वक्त उसका विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत थी। आवे बार बार उसे याद दिला रहा था कि मार्शल आर्ट्स में सबसे जरूरी चीज फॉर्म्स होती है और स्पिरिट और बॉडी का बैलेंस होना बहुत क्रूशियल है। नन्हे बच्चे को इतनी शिद्दत से फॉलो करते देख आवे खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा, वेरी गुड। जब बच्चा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो आवे ने कहा कि वो थोड़ा और प्रैक्टिस करे, तब तक वो कुछ सूटेबल टेक्निक सोचता है। लेटने के बाद आवे अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचने लगा। सच तो ये था कि उसने अभी तक उस डिमोनिक कल्ट के कमांड टोकन वाली मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को पूरा स्टडी भी नहीं
नहीं किया था और जो टेक्निक्स उन लोगों ने बताई थी वो कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। उसने बस ऐसे ही घास का एक तिनका मुंह में दबाया और सोचने लगा, अगर वो यही टेक्निक कल्टीवेट करता रहा तो क्या कोई साइड इफेक्ट होगा। उन 3 मार्शल आर्टिस्ट्स ने कहा था कि इस बॉडी का पुराना ओनर बड़ा टायरानिकल था। आवे ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लिया और सोचा कि आखिर ये विलेंस हमेशा ऐसी ट्रिक्स क्यों करते हैं। दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि वो बुरे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतने कांड करते हैं कि इस चक्कर में उसकी हालत खराब हो गई है। लेकिन जब उसने उस ओबीडिएंट बच्चे को देखा तो उसका मन शांत हो गया और उसने सोचा कि पहले इस बच्चे के साथ कुछ बेसिक टेक्निक्स ट्राई करते हैं। आवे ने उस बच्चे का नाम श्याओ शुआई रख दिया था, क्योंकि शुरुआत में वो उसका असली नाम पूछना ही भूल गया था। जब उसने श्याओ शुआई बुलाया तो बच्चा ब्लैंक फेस लेकर देखने लगा। तभी आवे एक अजीब सी मार्शल आर्ट्स मैनुअल लेकर एक्साइटेड होकर भागता हुआ आया और बोला, श्याओ शुआई इधर आओ, मास्टर तुम्हें फिस्ट टेक्निक सिखाएंगे। बच्चा कंफ्यूज था कि ये श्याओ शुआई कौन है, लेकिन आवे ने अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि मार्शल आर्ट्स के रूल्स के हिसाब से अपना असली नाम रिवील नहीं करना चाहिए। उसने अपना टोन ऐसा रखा जैसे उसे दुनियादारी की सब समझ हो, जबकि सच्चाई ये थी कि आवे को लोगों के नाम याद नहीं रहते थे, इसलिए वो श्याओ शुआई जैसे कॉमन टर्म्स यूज करता था। पास ही एक पेड़ की डाल पर श्या यी बैठी थी, जो सुबह से शाम तक इस मास्टर और डिसाइपल की नौटंकी देख रही थी। उसे लगा वो वाकई में बहुत फ्री है। पहले उसे शक था कि ये लोग सस्पिशियस हैं, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि ये दोनों बस 2 नंबर के बेवकूफ हैं जो आधी रात को जंगल में खड़े हैं। उसने सोचा कि चलो इन पर थोड़ी नजर रखती हूँ, कहीं कोई भेड़िया ना उठा ले जाए इन्हें। उधर आवे एक फटा पुराना कागज का टुकड़ा लिए परेशान दिख रहा था, अपने बिखरे हुए बालों को खुजाते हुए। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ श्याओ शुआई उन अजीब कैरेक्टर्स को पढ़ने में पूरी तरह खोया हुआ था। आवे सोच रहा था कि क्या मुझे कल्टीवेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। तभी श्याओ शुआई जोर से आवाज लगाई, मास्टर। आवे ख्यालों से बाहर आया। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें बता रही थी कि उसने पढ़ लिया है। आवे शॉक्ड था कि इस बच्चे में तो गजब का टैलेंट है। श्याओ शुआई ने खुशी से पूछा कि क्या वो अभी ट्राई कर सकता है, तो आवे ने एक प्राउड मॉम की तरह स्माइल करते हुए उसका सर थपथपाया और हाँ कर दी। श्याओ शुआई ने पोजीशन ली, हॉर्स डांस बनाया और अपनी ची को कॉन्सेंट्रेट करने लगा। अचानक उसके छोटे से शरीर से एक हल्की येलो लाइट निकलने लगी और हवा में एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। जैसे ही ची काफी इकट्ठी हो गई, श्याओ शुआई ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बंद की और चिल्लाया, हाँ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी इंटरनल एनर्जी सीधा बाहर रिलीज हो जाएगी। खुद श्याओ शुआई भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर गया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वो पुराना बड़ा सा पेड़ जो अभी तक शान से खड़ा था, उस 8-9 साल के बच्चे के एक पंच से बीच में से फट गया। जानवर और पक्षी डरकर भाग गए। सिर्फ वही नहीं, वो एनर्जी सीधा जाकर आवे की झोपड़ी से टकराई। धुआं और धूल का गुब्बार छा गया और वो बेचारी झोपड़ी एक झटके में आधी टूट गई। नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मास्टर और डिसाइपल दोनों हक्का बक्का खड़े थे। आवे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये बेसिक टेक्निक सच में इतनी पावरफुल है। अंदर ही अंदर वो फूला नहीं समा रहा था कि उसकी टेक्निक तो नेक्स्ट लेवल निकली। उसने तुरंत पलटकर श्याओ शुआई की तारीफ की और बोला, शाबाश, बहुत बढ़िया। श्याओ शुआई शर्म से लाल हो गया और अपने मास्टर को अब और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से देखने लगा। आवे ने स्माइल करते हुए कहा, मेहनत करते रहो, भले ही तुम मुझे पास ना कर पाओ, लेकिन दुनिया में सेकंड रैंक पर आना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये तबाही वाला सीन ना होता तो शायद श्याओ शुआई को शक हो जाता, लेकिन अब वो पूरी तरह कन्विंस था। लेकिन श्या यी, वो उस बचे हुए पेड़ पर अभी भी चिपकी हुई थी, बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो उस टूटे हुए पेड़ के स्टंप को देख रही थी जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। आखिरकार उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो अपना सर पकड़कर चिल्ला पड़ी, अरे भाई, ये दोनों आखिर हैं कौन? ये इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? शुक्र है मैंने इनके साथ कोई पंगा नहीं लिया। इसके बाद श्या यी चुपचाप आवे और उसके डिसाइपल के पीछे उनकी झोपड़ी की तरफ गई। रास्ते भर श्याओ शुआई की आवाज गूंज रही थी कि मास्टर सही कहते हैं, असली मास्टर्स आम लोगों के बीच
बीच ही छुप कर रहते हैं। श्याई अब उन्हें नए नजरिए से देख रही थी। पहले उसने इन्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन उस बच्चे की पावर देखने के बाद उसे यकीन था कि उसका मास्टर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। श्याओ शुआई ने अपनी चमकती आंखों से आवे से कहा कि वो भी यहाँ रहना चाहता है। आवे, जो आज पूरी तरह थक चुका था, बस जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस जगह थोड़ी छोटी है। उसने अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा किया, लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, पीछे खड़ी पूरी झोपड़ी किसी ताश के महल की तरह ढेर हो गई और मलबे में बदल गई। शाई का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। सोचने लगी कि क्या ये आदमी पूरा घर इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि वो छोटा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पास से एक जोर की चीख सुनाई दी। शाई ने देखा कि एक पीले बालों वाला आदमी फटे पुराने कपड़ों में मुंह खोले खड़ा है। आवे हैरानी से अपने हाथों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसने अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं की, जबकि बगल में श्याओ शुआई तालियां बजा रहा था। आवे ने मलबे को देखा और सोचा, अमेजिंग तो है, लेकिन आज रात सोना ओपन स्काई के नीचे पड़ेगा। अचानक झाड़ियों में से कोई निकलकर आया और सीधा आवे के पैरों से लिपट गया और जोर से चिल्लाया, मास्टर। आवे ने डरते हुए थूक निकला कि ये क्या बला है और ये येलो बालों वाला बंदा कहां से टपक पड़ा। ये कोई और नहीं, कियान वुजून था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो घुटनों के बल बैठ गया और आवे की टांग पकड़कर बोला, ये तो असली मास्टर है, जेन्युइन मास्टर। इनका लेवल जो भी हो, ये लेजेंड है। टूटे हुए घर को देखकर कियान वुजून को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बस एक उंगली टच करके घर गिरा सकता है। उसने सोचा कि अगर मैंने इनका साथ पकड़ लिया तो असासिन रैंकिंग्स में मेरा नाम पक्का है। उसने एक अजीब सी स्माइल के साथ जोर से कहा, पहले मैं अनजान था, मुझे माफ कर दो, क्या आपने मुझे चूज नहीं किया था। आवे उसके एक्सप्रेशन देखकर सहम गया और कांप उठा, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस पीले बालों वाले आदमी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो अवे के पैरों से किसी जिद्दी प्लास्टर की तरह चिपका हुआ था। अवे चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मैंने कभी इतना बूढ़ा डिसाइपल नहीं बनाया, जल्दी से मेरी टांग छोड़ो। लेकिन चियान वुजून को अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी। वो जमीन पर लौटते हुए भी उसकी टांग पकड़े हुए था और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो बोला, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं बहुत काम का हूँ। ये सुनकर अवे रुका। उसने उसे देखा और धीरे से पूछा कि आखिर वो किस काम का है। चियान वुजून को जैसे कोई डिवाइन ब्लेसिंग मिल गई हो। वो तुरंत जमीन से खड़ा हुआ और बड़े गर्व से खुद की तरफ इशारा करके बोला, मेरे पास पैसा है, मैं मास्टर के लिए घर ठीक करवा सकता हूँ। एक पल के लिए उस आदमी के चारों तरफ दौलत की चकाचौंध वाली रोशनी दिखाई दी, लेकिन अवे अभी भी शक में था। उसने हाथ हिलाया और कहा, अरे भाई, किसी की बेइज्जती करने के और भी तरीके होते हैं, प्लीज मुझे पैसे से इंसल्ट मत करो। उसे याद आया कि चियान वुजून तो बस एक वेटर है। एक वेटर के पास क्या ही पैसा होगा। अगर अवे ने उसे पीटा ना होता तो वो आज ऐसा ना होता। अगले दिन अवे की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो कल तक एक सिंपल सी फूटी हुई झोपड़ी थी, आज वो जंगल के बीचों बीच एक मैग्निफिसेंट 2 स्टोरी मनी हाउस बन चुकी थी। पूरा स्ट्रक्चर लाल रंग की कीमती लकड़ी से बना था और छत पर गोल्डन टाइल्स लगी थीं, जो धूप में चमक रही थीं। चियान वुजून एक्साइटेड होकर उस चमकती बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोला, मास्टर कैसा लगा? मनी हाउस में डेली विड्रॉल लिमिट है, इसलिए मैं बस थोड़ा सिंपल रेनोवेशन ही करवा पाया। उसके कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन और बात करने के तरीके ने अवे को कंफ्यूज कर दिया। उसने पहले घर को देखा, फिर उसे, और आखिरकार उस फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी को घूरते हुए पूछा, अगर तुम इतने अमीर हो तो एक इन में वेटर का काम क्यों कर रहे थे? अवे ने मन ही मन सोचा कि क्या इस दुनिया में भी अमीर बाप की बिगड़ी औलादें गरीबी का एक्सपीरियंस लेने आती हैं? चियान वुजून ने कुछ नहीं छुपाया और जल्दी से जवाब दिया, इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स की बहुत इज्जत होती है। लोग कहते हैं युआंग टाउन में बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं और शॉपकीपर जाओ तो असैसिन रैंकिंग्स में काफी फेमस हैं। बोलते बोलते उसने फिर से अवे को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी। मास्टर, आप इतने पावरफुल हैं, आप भी तो यहाँ असिस्टेंट बनकर आए थे ना? कहते हैं ना, महान लोग भीड़ में ही छुपे होते हैं। तो मुझ जैसे नखरेबाज के पास सिर्फ पैसा होने का क्या फायदा? चियान वुजून की हर बात में इतनी गहराई थी कि अवे के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। उसने मन ही मन चिल्लाकर कहा, क्योंकि ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले मेरा सपना ही यही था कि मैं एक अमीर नखरेबाज बनूं। लेकिन पैसा भी तो एक पावर है, तुमने उसे पैसे से क्यों नहीं मारा? अवे ने ताना मारा, पिछली दुनिया में अमीर ही ताकतवर थे, हर कोई बस पैसा कमाने के लिए जी रहा था। पावर और इन्फ्लुएंस वाले लोग हमेशा आम लोगों को पैसे से दबाते थे, गरीबों को खरीद लेते थे। चियान वुजून ने ये सुना तो अपना सर खुजाया। उसे लगा ये बातें तो बड़ी सही हैं। उसने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा। उसी दौरान एक दूसरी जगह एक खूबसूरत औरत हरे कपड़ों में हाथ में नोटों की गड्डी गिन रही थी। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो पैसे शॉपकीपर को पकड़ा दिए। उसकी मुस्कान में मिठास थी। क्या इतना काफी है? पैसे देखकर शॉपकीपर की आंखें चमक उठी। वो तुरंत आगे बढ़ा, एकदम शरीफ और हम्बल बनकर बोला, आप वाकई बहुत जेनरस हैं, मैं कल ही डीड आपके नाम कर दूंगा। वो हाथ मलते हुए अंदर गया,
चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन मन में सोच रहा था, सोचा नहीं था कि इस टूटी फूटी इन के लिए कोई इतनी बड़ी रकम देगा। सच में बेवकूफ और अमीर लोग हैं। गुनगुनाते हुए वो अंदर चला गया। खुश था कि वैसे भी ये इन उसकी थी ही नहीं। वो औरत धीरे से हंसी, अपने सिल्की बालों को सहलाया और विस्पर किया, यंग मास्टर, काम हो गया। पर्दे के पीछे से चांद